हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर एन की बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना महामारी के दौरान राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सीकर के अंदर ऑनलाइन वीडियो क्लासेज जारी हैं और उसी कड़ी के अंदर मैं आज एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी की 9th पेपर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और वह टॉपिक है नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को शॉर्ट में NWFPS के नाम से भी जाना गया है। कई जगह पर इसको NWFPS के नाम से इंडिकेट किया गया है। मीन्स से ये ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो वुड से संबंधित नहीं होते हैं या इनका निर्माण वुड से नहीं होता है, काष्ठ से नहीं होता है, और इसी कारण से इन्हें नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के नाम से जाना गया है। ऐसे बहुत सारे नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो विशेष रूप से अदर देन वुड होते हैं और इन्हें विशेष रूप से वाइल्ड फॉर्म में या फॉरेस्ट प्लांटेशन में या एग्रो फॉरेस्ट्री की स्कीम्स के ज़रिए और जो फॉरेस्ट के बाहर ट्रीज होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। ये सभी प्रोडक्ट्स मिलते तो प्लांट से ही हैं, लेकिन वे फॉरेस्ट प्लांटेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम से रिलेटेड हो सकते हैं या फॉरेस्ट से बाहर के जो ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। एक तरह से इस NWFPS जो टर्म है ये एक तरह से सिनोनिमस टर्म्स है और ये सिनोनिमस टर्म्स से एक तरह से बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या नॉन वुड गुड्स होते हैं, गुड्स एंड बेनिफिट्स होते हैं या नॉन वुड गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और सेकेंडरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स के ज़रिए या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये प्राप्त किए जाते हैं। इस NWFPS या नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में विशेष रूप से ऐसे प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जिनको यूज किया जाता है एज ए फूड के रूप में, फूड एडिटिव्स के रूप में, या हम कह सकते हैं फाइबर्स के रूप में, रेजिन्स के रूप में, गम्स के रूप में, या एनिमल प्रोडक्ट्स के रूप में, मेडिसिन्स के रूप में, या कॉस्मेटिक्स के रूप में, या कई कल्चरल पर्पज़ के रूप में इन नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। ये जो नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इसको न सिर्फ हम आज ही यूज़ कर रहे हैं, इनको उस समय से यूज़ कर रहे हैं जब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस स्थापित हुआ था, बहुत पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं और इस प्रकार के फॉरेस्ट को मिलियन हाउस होल्ड्स यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जो डिपेंड हैवीली ऑन WFPS प्रोडक्ट्स, विशेष रूप से वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड हैं। इसका सब्सिडेंट्स और इससे इनकम जनरेट होती है। कुछ 80% ऑफ जो पॉपुलेशन है जो डेवलपिंग वर्ल्ड की है ये विशेष रूप से इन NWFPS फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, विशेष रूप से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूट्रिशनल नीड की पॉइंट ऑफ व्यू से। विशेष रूप से वो पॉपुलेशंस जो लोकल लेवल पर रहती है ये इस NWFPS से ऐसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो स्मॉल और कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोसेसिंग के अंदर काम आते हैं। कुछ NWFPS प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ के रूप में भी यूज किया जाता है। एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो करीबन 150 NWFPS प्रोडक्ट्स ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सिग्निफिकेंट्स हैं। किस कारण से? इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इंक्लूडिंग हनी जिसे आप शहद के नाम से जानते हैं, गम अरेबिक जिसे गोंद के नाम से जानते हैं, रैटन के नाम से, या बेम्बू बांस के नाम से, या कॉर्क के नाम से, या नट्स के नाम से, या मशरूम्स के नाम से, या रेजिन्स के नाम से, या एसेंशियल ऑयल्स के नाम से। और ऐसे प्लांट्स और एनिमल पार्ट्स हैं जिनको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये NWFPS जो प्रोडक्ट्स हैं ये विशेष रूप से
ऐसा अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ग्लोबल इंटरेस्ट इनके अंदर दिखाई दे रहा है। यदि हाल ही के वर्षों के अंदर हम बात करें तो इसका इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन दिखाई दे रहा है, जो एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के रूप में और इंक्लूडिंग कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के अंदर भी अहम इंपॉर्टेंस रखता है। यदि NWFPS के वर्क की बात करें तो इसका वर्क असेसमेंट एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इन द FAO फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, जो कि इन्वॉल्विंग एक्सपर्टाइज फ्रॉम वेरियस टेक्निकल यूनिट्स हैं इसकी, पर्टिकुलरली फॉरेस्ट रिसर्च डिवीजन के अंतर्गत, जिसे फ्लैगशिप प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के नाम से या FRA के नाम से जाना जाता है। और ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट डिवीजन्स हैं जो थ्रू इट्स नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोग्राम्स से रिलेटेड हैं। ऐसे FAOs जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट होते हैं वो एस्टेब्लिश करती हैं NWFPS प्रोग्राम्स के तहत। इस प्रकार के प्रोग्राम 1991 के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिससे नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट और प्रमोशन किया गया है। एक तरह से इसको मिशन के रूप में लिया गया है और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के रूप में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को लिया गया है, इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट वाइज मैनेजमेंट के रूप में और वर्ल्ड फॉरेस्ट के रूप में, और एक तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको इस रूप में लिया जाए कि इससे किस प्रकार से इनकम जनरेट की जा सकती है और किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। यदि हम पिछले कुछ 2 दशकों की बात करें तो इस प्रकार के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बढ़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ रहे हैं, जो विशेष रूप से इस प्रकार के प्रमोशन और यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की बहुत सारी नई इंफॉर्मेशंस भी प्राप्त हो रही हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और पोटेंशियल ऑफ NWFPS यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, इवन एनवायरमेंटल पॉइंट से भी ये इम्पॉर्टेंट हैं। यदि इनकी डेफिनेशंस की बात करें नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, तो 1995 के अंदर FAOs ने एक डेफिनेशन प्रपोज की थी, और इस प्रपोज में ये बताया था कि फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स a harmonized definition of NWFPS by organizing the international expert जो consultation of non-wood forest products in योगाकृता इंडोनेशिया के अंदर, इसे शॉर्ट में NWFPS कंसिस्ट ऑफ गुड्स, ऐसे गुड्स को शामिल किया गया है जो बायोलॉजिकली ओरिजिन होता है, अदर देन वुड। उसका ओरिजिन तो बायोलॉजिकली होता है लेकिन अदर देन वुड होता है, एज वेल एज सर्विसेज से संबंधित हैं, डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड अलाइड लैंड यूजेज, जो दूसरी लैंड यूजेज के साथ में जुड़ी हुई हैं। और 1999 के अंदर FAO ने न्यू वर्किंग डेफिनेशन इसकी एस्टेब्लिश की है, और ये डेफिनेशन कहती है कि नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कहा गया है जो गुड्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन हो, ऐसे गुड्स जिनका बायोलॉजिकल ओरिजिन हो, अदर देन वुड डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, अदर वुडलैंड, अदर वुडेड लैंड एंड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी कि उससे डिफरेंट प्रकार का है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट्स हमारे सामने आते हैं। नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर इंटरप्रेटेड एज फॉलोज, ये 3 टर्म्स आती हैं, जिसमें पहली टर्म है जिसे नॉन-वुड, जिसके अंदर NWFPS एक्सक्लूड ऑल वुडी रॉ मटेरियल्स, जितने भी वुडी रॉ मटेरियल्स होते हैं ये इससे एक्सक्लूड होते हैं, जैसे टिम्बर है, चिप्स है, चारकोल्स है, फ्यूल वुड है, एज वेल एज स्मॉल वुड्स हैं, जैसे टूल्स हैं, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं, कार्विंग्स हैं, ये सारे इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन्हें NTFPS के नाम से भी जानते हैं, जो इन कंट्रास्ट जनरली इंक्लूड फ्यूल वुड एंड स्मॉल वुड्स, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन NWFPS एंड NTFPS। दूसरा इसका पार्ट है जिसे हम फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं,
ये NWFPS शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट से डिराइव्ड होनी चाहिए। एंड सिमिलर लैंड यूजेज, जैसे प्लांटेशन के अंदर द फाइनल डेफिनेशन की बात करें तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, ऐसे ट्रीज जो फॉरेस्ट से बाहर हों, इंक्लूड ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाहर उग रहे हों, एंड नॉट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं हो रहे हों, फॉरेस्ट लैंड्स में नहीं आ रहे हों और अदर वुडेड लैंड्स में नहीं आ रहे हों। और तीसरा पार्ट है इसका प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन्स इन द प्रपोज्ड डेफिनेशन द टर्म प्रोडक्ट correspond to goods that are tangible and physical objects, जो कि काफ़ी टेंजिबल होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बायोलॉजिकली ओरिजिन के रूप में होते हैं, सच एज प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और इनसे मिलने वाले वो सभी प्रोडक्ट्स जो बायोलॉजिकली ओरिजिन के होते हैं। फॉरेस्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं, इको टूरिज्म प्रोवाइड करती हैं, ग्रेजिंग करती हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग करती हैं, एंड फॉरेस्ट बेनिफिट्स करती हैं जो सॉइल कंजर्वेशन को बढ़ावा देती हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ावा देती हैं, वाटर साइड प्रोडक्शन करती हैं, ये इससे एक्सक्लूडेड हैं। इस NWFPS के क्या सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो इस प्रकार के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। यदि इसकी बात करें, इसके सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट्स टू द सब्सटेंस एंड इनकम ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड नेशनल इकोनॉमिक फैसिलिटीज, बेटर प्रोग्राम रेस्पॉन्स। और इस प्रकार के NWFPS जो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रोल प्ले करते हैं। इस प्रकार के ये बहुत सारे रोल हैं जो ये NWFPS प्रोडक्ट्स से अपना रोल प्ले करते हैं। इनमें बहुत सारी ग्रासेज हैं, बैम्बूज हैं, केन्स हैं, जो ये कई प्रकार की ग्रासेज हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ग्रो करती हैं, जिन्हें फॉडर के रूप में और थैचिंग के रूप में, और कुछ ग्रासेज को कॉर्डेज के रूप में, मेटिंग के रूप में, और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर के लिए यूज किया जाता है। और इस प्रकार की ये जैसे प्लांट का डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस प्लांट से कॉटन जैसी स्ट्रक्चर्स निकल रही है जिनको एज ए कॉटन यूज किया जाता है। ये फोटोग्राफ विकिपीडिया से लिया गया है। ऐसे ही ग्रासेज हैं जिनमें से सब्बई ग्रास है, भाबर ग्रास है, जिसे यूलियोप्सिस के नाम से, बाइनेटा के नाम से जानते हैं, जो पॉइसी का मेंबर है, जिसे एंड्रोपोगोन, इसका एंड्रोपोगोन बाइनेटस इसका सिनोनिम है। ऐसे पॉलीनियम बाइनेटम है जो पहले फोटोग्राफ उसी का लगा हुआ है। स्पोडियोपोगोन बाइनेटस है। एलिफेंट ग्रास है जिसे पेनिसिटम परपुरियम के नाम से जानते हैं। इनको सबको पेपर मेकिंग के अंदर यूज किया जाता है। ऐसे जो सब्बई ग्रास है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रास है जो बेसिक रॉ मटेरियल पेपर इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करती है। ये एक प्रकार की पेरिनियल ग्रास है जो विशेष रूप से बेयर स्लॉप्स या नग्न जो स्लॉप्स होते हैं हिमालयन ट्रैक्ट्स के अंदर, और इवन बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर ये ग्रो करती हैं। ये इस प्रकार के एनुअली ओवर 2 मिलियन टन्स ऑफ सब्बई ग्रास है। इस प्रकार की जो ग्रास हैं वार्षिक रूप से देखें तो 2 मिलियन टन्स ऑफ सब्बई ग्रास इज कलेक्टेड एंड सप्लाइड टू पेपर मिल्स। जितने भी हम पेपर का यूज़ करते हैं उसके लिए इस ग्रास को पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर या पेपर मिल्स के अंदर सप्लाई किया जाता है। इवन कुछ ग्रासेज हैं जिसमें खसखस ग्रास के नाम से, जिसे वेटिवेरिया जिजिनोइडिस के नाम से जाना जाता है, इसे कूलिंग स्क्रीन्स, जो आप गर्मियों के अंदर ठंडी हवा खाते हैं, इत्र या खुशबू की सेंटेड हवा खाते हैं, वो इस वेटिवेरिया जिजिनोइडिस की जो रूट्स होती हैं उन रूट्स को कूलिंग टाटीज, जिसे कूलिंग स्क्रीन के नाम से जानते हैं, जिनके ऊपर पानी गिरता है, एयर के फ्लो के साथ में हवा हमारे पास में आती है तो काफ़ी अच्छी हवा लगती है, सेंटेड हवा लगती है, ड्यू टू दिस वेटिवेरिया जिजिनोइडिस।
ऐसे ही एक प्लांट है जिसे हम मूंज, जिसे सैक्रम बेंगालेंसी के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान का एक मुख्य प्रोडक्ट है, पोएसी फैमिली का मेंबर है, जिसे इरियन थूजा मुंजा के नाम से, सिनोनिमस नाम से जाना जाता है, सैक्रम मुंजा के नाम से भी जाना जाता है, सैक्रम सारा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लंबी ग्रास है जिसे आप कूचा के नाम से जानते हैं विशेष रूप से, जिसकी पानी को एक प्रकार से छान बनाने के अंदर राजस्थान के अंदर विशेष रूप से झुग्गी झोंपड़ी के अंदर ज़्यादा यूज किया जाता है। इससे चिक्स बनाई जाती हैं, स्टूल्स बनाई जाती हैं, चेयर्स भी बनाई जाती हैं, और इसकी पत्तियों को ट्विस्ट करके इनसे स्ट्रिंग्स, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ऐसे ही बेम्बू भी एक ग्रास है जो ग्रास फैमिली का प्लांट है, जो काफ़ी लंबाई के रूप में ग्रो करता है और लुक्स लाइक ए ट्री। ये वुडी है, पेरिनियल है और टाल है, और इसकी हाइट इवन 30 मीटर तक पहुंच जाती है, और करीबन इसकी 100 स्पीसीज ज्ञात हैं जो इंडियन फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करती हैं, और ये करीबन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर 19.7 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 14.9 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती हैं। इसी प्रकार से उड़ीसा के अंदर, आसाम में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया को कवर करता है बेम्बू। और इसका जो बल्क प्रोडक्शन है ये आंध्रा के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, राजस्थान के अंदर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। राजस्थान में मिजोरम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, पंजाब, नागालैंड एंड अंडमान और निकोबार आइसलैंड के अंदर ये ग्रो करता है। इस बेम्बू को कॉल्ड द पुअर मैन्स टिम्बर, गरीब व्यक्तियों का टिम्बर कहा गया है। गरीब व्यक्तियों का टिम्बर इसलिए कहा गया है कि गरीब व्यक्ति सागवान जैसा फर्नीचर, शीशम जैसा फर्नीचर नहीं खरीद सकते, लेकिन बेम्बू आसानी से जंगलों के अंदर मिल जाता है, और इस कारण से गरीब व्यक्ति इस बेम्बू को ही टिम्बर के रूप में यूज करता है। इस कारण से इसे पुअर मैन्स टिम्बर के नाम से जाना जाता है, जिससे चीप मटेरियल रूफिंग के लिए, वॉलिंग के लिए, फ्लोरिंग के लिए, मैटिंग के लिए, बास्केटरी के लिए, या कॉर्डेज के लिए, या कार्टवुड्स के लिए, या हाउस टू अदर थिंग्स से निर्माण करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इवन जो पुअर मैन्स हैं, इसकी जो कच्ची कलम्स होती हैं उनको खाते भी हैं। इवन इसके जो सीड्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और उनको भी एज ए ग्रेन, जिस प्रकार से हम गेहूं, जौ, बाजरा खाते हैं, उस प्रकार से वो लोग बाग इसके सीड्स को ग्रेन के रूप में खाते भी हैं। हालांकि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बात करें तो कॉमर्शियल यूज है बेम्बू का फॉर मेकिंग पल्प फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड न्यूज प्रिंट्स के लिए इसे यूज करते हैं। टोटल बेम्बू कंज्यूम्ड इंडिया के अंदर बात करें तो करीबन 32% कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया जाता है, 30% रूरल यूज में किया जाता है, 17% पेपर पल्प के लिए यूज किया जाता है, 7% पैकेजिंग के लिए काम में लिया जाता है, और करीबन 14% अन्य यूजेज के अंदर काम में लिया जाता है। ये जो कैन है ये अबेंडेंटली मॉइस्ट फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करता है, जिसमें अंडमान निकोबार, आइसलैंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, इनके अंदर ये ग्रो करता है। इस कैन के जो प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया के अंदर मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं, जिसमें कुछ पार्ट्स हैं आसाम का है, वेस्ट बंगाल का है, केरला का है, तमिलनाडु का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का है, जहाँ पर ये कैन ग्रो करता है। इस कैन को मेनली स्ट्रिंग्स बनाने के लिए, रॉप्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, बास्केट बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, या वॉकिंग स्ट्रिंग्स बनाने के लिए, या अम्ब्रेला हैंडल, छतरी का हैंडल बनाने के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए से काम में लिया जाता है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें टैनिंग्स के लिए या डाइज के लिए यूज करते हैं। टैनिंग्स विशेष रूप से सीक्रेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज हैं, जिन्हें विशेष रूप से लेदर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये टैनिन विशेष रूप से मैंग्रोव प्लांट से, जिसमें राइजोफोरा मैंगल से, आमला फाइलेंथस एम्ब्लिका से, ओए क्वर्कस से, हेमलॉक कोनियम मैकुलेटम से, आंवल पोआ एनवा से, वेटल अकेशिया पिकनेंथा से, मोरो ब्लेंस टर्मेनिलिया चुबुला से, रतनजोत अल्कना टिक्टोरिया से,
फ्लावर्स ऑफ धावरी, बबूल, अकेशिया निलोटिका से, एवरम से आदि से प्राप्त होता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट डाइज हैं इन्हें भी रेड शंडर, ब्राइट रेड से प्राप्त किया जाता है, खैर से, चॉकलेट से, अकेशिया कटिचू से, फ्लावर्स ऑफ पलास जिसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ढाक के 3 पात के नाम से भी जानते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। इसके फ्रूट्स ऑफ मेलोटस फिलिपाइंस से भी से प्राप्त करते हैं डाइज को, और बार्क ऑफ वेटल से, रूट ऑफ मोरिंडा टिंक्टोरिया से प्राप्त करते हैं। करीबन 2 लाख टन से ऐसी डाइज हैं जो एवरी ईयर इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। कुछ प्लांट्स को एज ए ऑयल के रूप में NWFPS प्रोडक्ट्स के रूप में यूज़ करते हैं, जिसमें ऐसे ट्रीज हैं जो इंडियन फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, जो कई प्रकार के ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, विशेष रूप से जिनको मैन्युफैक्चरिंग सॉप बनाने के अंदर काम में लेता है, कॉस्मेटिक्स के अंदर काम में लेता है, कन्फेक्शनरी के अंदर काम में लेता है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में काम में लिया जाता है, और मैनी मोर थिंग्स बनाने के अंदर काम में लिया जाता है। कॉमर्शियली ऑयल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो विशेष रूप से सैंडलवुड, शंटालम आल्बम जिसे चंदन के नाम से जानते हैं, लेमन ग्रास जिसे शिम्बोको पोगोन के नाम से जानते हैं, खस क्राइसोपोगोन जिजिनोइडिस के नाम से जानते हैं, यूकोलिप्टस ग्लोबस के नाम से जानते हैं। इनका जो ऑयल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी कॉस्टली और कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही कई ऑयल्स हैं जिनसे गम्स और रेजिन्स, कई ऐसे NWS पार्ट्स हैं जिनसे गम्स और रेजिन्स प्राप्त होता है। ये गम्स और जो रेजिन्स होते हैं ये स्टेम्स और अदर पार्ट्स के एग्जीक्यूट्स होते हैं जो डिफरेंट ट्रीज से प्राप्त होते हैं, जो पार्शियली नेचुरल फिनोमेना है एक प्लांट का, जिससे थोड़ी सी इंजरी हो जाती है बार के अंदर या वुड के अंदर, तो उस ट्री से इस प्रकार का सीक्रेशन बाहर निकलता है जो गम के रूप में बाहर की तरफ आता है, गोंद के रूप में बाहर आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गम की बात करें तो कारिया नामक गम है, जिसे स्ट्रकुलिया यूरेंस नामक स्पीसीज या स्ट्रकुलिया विलोसा नामक ट्रीज से प्राप्त किया जाता है, जो कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करता है। और इट इज मेनली यूज्ड इन टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, कन्फेक्शनरी, मेडिसिन्स, इंक्स, पेस्ट, सिगार एसेट्रा के अंदर काम में लेता है। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ गम्स प्रोड्यूसिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर गम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इस स्टेट प्रोड्यूस 808 टन ऑफ गम 1999 2000 की बात करें तो। मध्य प्रदेश क्लोजली फॉलोड बाय द महाराष्ट्र जो इसके साथ में लगा हुआ है, इससे करीबन 753 टन गम प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश से 669 टन गोंद प्राप्त हुआ है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। गुजरात और कर्नाटका भी इस गम के प्रोड्यूसर्स हैं। यदि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन गम्स की बात करें तो इसे USA के अंदर, UK के अंदर और इवन फ्रांस के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे ही इससे जुड़ा हुआ रेजिन है जिसे मेनली चीड़ से या पाइनस रॉक्सबर्गाई या चीड़ पाइन से प्राप्त किया जाता है, जो कि हिमालयन रीजन के अंदर ग्रो करता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उत्तरांचल के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर के अंदर और कुछ पार्ट्स पंजाब के अंदर भी ये ग्रो करता है। जो इसका मेन प्रोड्यूसर है वह अरुणाचल प्रदेश है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। सम रेजिन प्रोड्यूस्ड इन मणिपुर के अंदर भी प्राप्त होता है। क्रूड रेजिन के अंदर 2 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक जिसे लिक्विड के रूप में होता है जिसे ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन के नाम से जानते हैं जो 25% पार्ट होता है, और दूसरा सॉलिड फॉर्म में होता है जिसे मेनली रेजिन के नाम से जानते हैं, ये इसका 75% पार्ट होता है। इन दोनों को यदि अलग अलग कर लेते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से तो टर्पेंटाइन जो इससे प्राप्त होता है इसे मेनली सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, पेंट्स के लिए, वार्निशेज के लिए, सिंथेटिक कैम्फर के लिए, पाइन ऑयल के लिए, डिसफेक्शंस के लिए, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए, वैक्स के लिए, बूट पॉलिश के लिए, इंडस्ट्रियल परफ्यूम्स के लिए। और जो रेजिन होता है ये इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर सेवरल
इंडस्ट्रीज ऑफ विच पेपर, पेंट, वार्निश, सोप, रबर, वाटर प्रूफिंग, लिनोलियम ऑयल्स, ग्रीस, एडेसिव टेप्स, फिनाइल, प्लास्टिस एटसेट्रा जो प्राप्त होते हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि बॉटनी में हम बात करें तो गम एक एडेसिव सब्सटेंस है जो वेजिटेबल ओरिजिन के रूप में है, जो मेनली एक्सक्यूडेट है बार्क का ऑफ ट्रीज, श्रब्स का, विशेष रूप से फैबेसी फैमिली से ज़्यादा प्राप्त होता है, जिसे लेगुमिनोसी के नाम से जानते हैं। इसके मेनली सब फैमिली जिसे मिमोसोइडी के नाम से आजकल कुछ साइंटिस्ट इसे मिमोसेसी के नाम से जानते हैं, जिसे पी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसका फेबेल्स ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। कुछ जो प्लांट्स हैं गम्स से यूज करते हैं, जो वाटर सॉल्यूशन के रूप में मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और फूड्स के रूप में यूज किए जाते हैं। जब इनसे वाटर इवोपोरेट होता है तब इसे एक फिल्म बनती है जो एक तरह से एडेसिव कैरेक्टर्स के रूप में देखने को मिलती है। सम प्लांट गम्स, जिनमें से गम अरेबिक, जिसे अकेशिया सेनेगल के नाम से जानते हैं, जिसे आप सर्दियों के अंदर लड्डू खाते हैं, धोल का गोंद खाते हैं, वो इसी का रूप है अकेशिया सेनेगल का। इसको वाटर के अंदर जब डिजोल्व करते हैं तो इससे क्लियर सॉल्यूशन बनता है। और कुछ दूसरे गम्स हैं जिनमें से गम ट्रेगाकैंथ, जिसे एस्ट्रेगलस गम्मीफेरी के नाम से जानते हैं, इससे म्यूसिलेज बनता है बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तब इसे म्यूसिलेजनस सिक्रीशन बनता है। और एक ऐसा गम है जो विशेष रूप से इन सीजन बनाने के अंदर काम में ले जाता है, इन बार्क ऑफ द ट्री एंड कलेक्टिंग द एग्जीक्यूट रिपीटेडली थ्रू आउट द सीजन। पूरे सीजन के अंदर इसे एग्जीक्यूशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और प्राप्त होता रहता है। इसलिए गम्स सो एब्टेंट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल लम्स यूजुअली ट्रांसपेरेंट एंड लाइट येलो, और ट्रीज प्रोड्यूस गम्स बाय प्रोसेस कॉल्ड गमोसिस के नाम से जानते हैं, जिन ट्रीज से ये गम प्राप्त होता है। पॉसिबली इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आइदर अदर मैकेनिकल डैमेज। ये एक तरह से प्लांट को किसी प्रकार का हार्म पहुंचता है, इंजरी होती है, तो वह अपने बचाव के अंदर इस प्रकार का सीक्रेशन करता है और उसके बदले में हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो जैसे मैकेनिकल डैमेज को रोकने के लिए इस प्रकार का बार्क से इस प्रकार का इन्फेक्शन निकलता है, जो आफ्टर बैक्टीरियल, इंसेक्ट और फंगल अटैक से अपने आप को बचाने में सहायक होता है। जो अकेशिया सेनेगल ट्री है, इससे ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गम यील्ड होता है। और ये जो अकेशिया है इससे अनहेल्दी कंडीशन और गुड कल्चर मेथड्स रिड्यूस यील्ड। जब अनहेल्दी कंडीशन लेते हैं, गुड कल्चर करते हैं, तब इसका यील्ड रिड्यूस हो जाता है। और गम अरेबिक द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ वाटर सोल्यूबल के रूप में से यूज करते हैं। ट्रू गम अरेबिक इज गम अकेशिया के नाम से जानते हैं, दैट इज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पीसीज ऑफ अकेशिया। एग्जांपल्स ऑफ ट्रू गम अरेबिक आर गम सूडान, गम कॉर्डाफान, बोथ ऑफ विच ओरिजिनेट इन सूडान के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। गम सेनेगल विच कम्स फ्रॉम सेनेगल, जिसे गम अरेबिक इज आल्सो कलेक्टेड इन नॉर्दर्न नाइजीरिया, लीबिया, ट्यूनिशिया and Tanzania. The names gum arabic is sometimes also applied to substitutes for gum acacia, including gum gati collected in India. Gum tragacanth is second in importance commercially. दूसरे नंबर पर आता है commercial importance में. It is produced by several shrubs of the genus Astragalus. प्रिंसिपली एस्ट्रागलस गम्मीफेरी, जो नेटिव टू द एरिड रीजन्स ऑफ ईरान, एशिया माइनर एंड ग्रीस, और द एग्जीक्यूट इज प्रोड्यूस्ड स्पॉन्टेनियसली ऑन द बार्क ऑफ द श्रब। और इस प्रकार से जो गम ट्रेगेंथ है, इट इज स्टिल यूज्ड फार्मास्यूटिकली एज डिमोल्सेंट कोटिंग एंड एज ए बाइंडिंग एजेंट इन पिल मैन्युफैक्चर। इस प्रकार से ये हमने 4 पार्ट लिए हैं। शेष पार्ट इसके कल हम कंटिन्यू करेंगे, जो फाइबर्स एंड फ्लोसेज के रूप में जाने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे NWPS प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको कंटिन्यू कल हम लेंगे। थैंक्स।